हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जुडिशियल सक्सेस। यदि आप एलएलबी कर रहे हैं या बीएलएलबी कर रहे हैं या फिर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लीगल अफसर या प्रोसिक्यूशन अफसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, यदि आप हिंदू लॉ के सारे लेक्चर्स एक्सेस करने चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे नंबर दे रखे हैं, वहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नॉमिनल फीस जो हमने रखी है वो पे करके आप सारे लेक्चर्स हिंदू लॉ के एक्सेस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ डाइवोर्स, यानी डाइवोर्स का कंसेप्ट कहां से आया, डाइवोर्स का सिद्धांत कैसे आया। और सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ सिद्धांत, यानी विवाह विच्छेद के या तलाक के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, कौन कौन सी थ्योरीज हैं और इन थ्योरीज का बेसिस क्या है, इन थ्योरीज का जन्म कैसे हुआ और ये कितनी थ्योरीज होती है। अब हम कंसेप्ट ऑफ डाइवोर्स समझेंगे। Once it came to be established that marriage was a civil contract, it was the logical next step to recognize that it was also a dissolute union. सबसे पहले जब हमें पता लगता है कि हिंदू विवाह या विवाह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है या एक सिविल संविदा है, तो ये भी कंसिडर करना चाहिए, ये भी रिकॉग्नाइज हो जाता है कि ये एक डिसोल्यूट यूनियन है, यानी ये एक यूनियन ऐसी है जो डिसॉल्व हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अर्ली वैदिक पीरियड में और जो लेटर वैदिक पीरियड था, उस समय हिंदू विवाह को, हिंदू मैरिज को एक एटर्नल यूनियन कहा गया है और प्योरली सेक्रामेंट यूनियन कहा गया है या प्योरली सेक्रामेंट मैरिज कहा गया है, जहां पे सिविल कॉन्ट्रैक्ट के गुण हिंदू मैरिज के अंदर नहीं है। एज यू नो, मुस्लिम मैरिज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के गुण होते हैं क्योंकि वहां पे ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, कंसिडरेशन होता है, लेकिन हिंदू विवाह में ऐसा कुछ नहीं था और इसलिए हिंदू विवाह को सैक्रामेंट यूनियन या एटर्नल यूनियन का दर्जा दिया गया। लेकिन जब से मुगल्स आए या फिर जब से ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए, तो वहां पे ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस हुई, तलाक हुई या फिर विवाह विच्छेद हुई या डाइवोर्स नाम की चीजें हैं वो इंट्रोड्यूस हुई, तो इंडिया में भी डाइवोर्स को कंसिडर किया जाने लग गया और ब्रिटिशर्स ने विडो रीमैरिज एक्ट जैसे कानून पारित किए। यानी कि इंडिया में पहले ऐसा माना जाता था कि एक व्यक्ति का एक ही बार विवाह हो सकता है, स्पेशली महिला का एक ही बार विवाह हो सकता है और 7 जन्म तक जो उसका पति रहेगा वो सेम रहेगा, ऐसी मान्यता थी। लेकिन जब से विडो रीमैरिज एक्ट आया, तो उसमें जब भी विडो रीमैरिज एक्ट आया, इंट्रोड्यूस हुआ और विडो रीमैरिज होने लग गया इंडिया में, तो इसे एक कॉन्ट्रैक्ट की, सिविल कॉन्ट्रैक्ट की नज़र से देखा जाने लग गया और एक ये डिसोल्यूट यूनियन की तरह देखा जाने लग गया कि एक मैरिज है वो डिसॉल्व हो गई तो दूसरी हो सकती है, यानी एक एटर्नल यूनियन नहीं है, इसमें सिविल कॉन्ट्रैक्ट के गुण हैं। और यदि इसमें सिविल कॉन्ट्रैक्ट के गुण हैं तो डाइवोर्स एक प्रोसीजर अपनाया जा सकता है, डाइवोर्स का कंसेप्ट लागू हो सकता है। However, when marriage came to be accepted as a contract, it was not regarded like an ordinary contract. मैरिज को एज अ कॉन्ट्रैक्ट तो हमने मान लिया कि मैरिज में सैक्रामेंट के कुछ भी गुण हैं और कुछ गुण हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के, संविदा के गुण भी है, लेकिन ये एक ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, आपने कोई पेन खरीदा, आपने पैसे लिए, तो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट या एक संविदा हो जाती है। तो ये एक ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि ये एक सामान्य संविदा होती है, सामान्य कॉन्ट्रैक्ट है, डे टू डे के ट्रांजेक्शन, ये सामान्य कॉन्ट्रैक्ट है। मैरिज को स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। नॉर्मल संविदा, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया तो कोई इशू नहीं, लेकिन एक मैरिज दो पर्सन्स के बीच का एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, उसे इजीली ब्रेक नहीं किया गया, तो ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान के इसको एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा दिया गया है। इट इज बिकॉज मैरिज हैज ऑलवेज बीन कंसिडर्ड एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, इसलिए ये एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है कि ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये एक सामाजिक संस्था का हिस्सा है। Under the law of evidence, communication between husband and wife is regarded as a privileged communication. When you will read the IEA, Indian Evidence Act, जब आप पढ़ेंगे फाइनल ईयर्स में, तो आपको पता लगेगा कि हस्बैंड और वाइफ के बीच की जो कम्युनिकेशन है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है और उसमें एक प्रिवेसी मेंटेन होती है। It was therefore inevitable to consider marriage as a special contract, and being a special contract, the marriage could not be put to an end like an ordinary contract. मैरिज को हमने एज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट माना है, तो ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही ट्रीट होगा। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट, ये सामान्य संविदा, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह एंड नहीं हो सकता है। ये आज कॉन्ट्रैक्ट किया, आज आपने खत्म कर लिया, आज आपने ब्रीच कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के लिए या डिसॉल्व करने के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस चाहिए या स्पेशल रीजंस चाहिए, उन्हीं रीजंस के बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व हो सकता है या मैरिज डिसॉल्व हो सकती है। इन इंग्लैंड डाइवोर्स वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1857, यानी इंग्लैंड के अंदर फर्स्ट टाइम स्टैट्यूटरी फॉर्म में डाइवोर्स रिकॉग्नाइज हुआ इन द ईयर 1857। मैं आपको बताता हूँ कि जो सोसाइटी थी 18th सेंचुरी या उससे पहले, वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, यानी महिलाओं को वहाँ पे बहुत लेस अधिकार दिए जाते हैं।
अर्ली वैदिक पीरियड में हिंदुइज्म में फीमेल्स को राइट टू एजुकेशन था, राइट टू टीचिंग था, सारे राइट्स दिए जाते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में इंडिया के अंदर फीमेल्स की सिचुएशन बहुत खराब हो गई और ऑल ओवर द वर्ल्ड यही कंडीशंस थी। चाहे आप अरब कंट्रीज देख लें, चाहे वेस्ट देख लें, चाहे आप कॉमनवेल्थ कंट्रीज देख लें। लेकिन 1857 में फर्स्ट टाइम स्टैट्यूटरी फॉर्म में डाइवोर्स को रिकॉग्नाइज किया गया। फॉर अ लॉन्ग टाइम adultery was a ground of divorce, then cruelty and desertion were added, and these three were the only grounds of divorce for a considerable time. लंबे समय तक एडल्ट्री को एक ही ग्राउंड माना गया डाइवोर्स का एक ही ग्राउंड था, वो था एडल्ट्री, और ये काफी लंबे समय तक चला। उसके बाद में क्रूअल्टी, क्रूरता को, और डेजर्शन को भी जोड़ा गया, और ये तीन ही ग्राउंड्स थे डाइवोर्स के जो उस टाइम चलते थे। आज तो हमारे पास एन नंबर ऑफ ग्राउंड्स है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, या फिर जो जजमेंट्स है उसके इंटरप्रिटेशन देखें या जो एनेक्टमेंट्स हैं लॉ के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत सारे डाइवोर्स के ग्राउंड मिलते हैं। लेकिन उस टाइम में जब डाइवोर्स न्यूली रिकॉग्नाइज्ड हुआ था तो हमारे पास तीन ही ग्राउंड थे, और सबसे पहला जो था वो था एडल्ट्री काफी टाइम बाद लगा, फिर दो जुड़े, क्रूअल्टी और डेजर्शन। एडल्ट्री क्या है? एडल्ट्री ये होता है कि यदि दो पार्टीज है, हस्बैंड एंड वाइफ, और आउट ऑफ द वेडलॉक जाके कोई भी पार्टी, हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एक पार्टी आउट ऑफ द वेडलॉक जाके किसी थर्ड पर्सन से सेक्सुअली इंटरकोर्स करता है, तो इसे एडल्ट्री या जारता कहा जाता है। एडल्ट्री वाज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी। आईपीसी के सेक्शन 497 में ये एक ऑफेंस था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन एडल्ट्री आज भी इंडिया के अंदर ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स कंसिडर किया जाता है। तो एडल्ट्री लंबे समय तक चला कि ये ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है, फिर क्रूअल्टी, क्रूरता जोड़ा गया, फिर डेजर्शन उसमें जोड़ा गया। Divorce is regarded as mode of punishing the guilty party who had rendered himself or herself unworthy of consortium. डाइवोर्स को एक मोड ऑफ पनिशमेंट माना गया है कि जो गिल्टी पार्टी होगी, जो भी पार्टी एडल्ट्री करेगी, जो भी पार्टी क्रूअल्टी करेगी, या जो भी पार्टी डेजर्ट करेगी अदर पार्टी को, तो उसे एज अ पनिशमेंट मिले। इसलिए डाइवोर्स को एक रिकॉग्नाइज किया गया, या डाइवोर्स को एज अ मोड ऑफ पनिशमेंट भी माना जाता है। दिस गेव राइज टू द फॉल्ट, गिल्ट और ऑफेंस थ्योरी ऑफ डाइवोर्स। ये जो थ्योरी है कि गिल्टी पार्टी को पनिशमेंट मिलेगी, तो इससे एक नई थ्योरी ऑफ डाइवोर्स का, या एक डाइवोर्स थ्योरी का जन्म हुआ, जिसे हम गिल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स कहते हैं, या फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स कहते हैं, या ऑफेंस थ्योरी ऑफ डाइवोर्स कहते हैं। अब हम थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स जानेंगे। डाइवोर्स की कौन कौन से थ्योरीज होती है, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। देर आर थ्री फेमस थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स। डाइवोर्स की तीन फेमस थ्योरीज हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हैं। फर्स्ट इज गिल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स। गिल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसे ऑफेंस थ्योरी ऑफ डाइवोर्स भी कहते हैं और फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स भी कहते हैं। तो ये पहली थ्योरी है जो सबसे पहले इजाद हुई। सेकंड है कंसेंट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स, और थर्ड है इररेट्रीवेबल ब्रेकडाउन मैरिज थ्योरी ऑफ डाइवोर्स। ये तीन थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है, और ये तीनों फेमस थ्योरी आज भी प्रचलन में है। फर्स्ट है गिल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स। In the early law of England, in the most of the Commonwealth countries, and in the most states of the USA, the offense theory was considered to be the most appropriate basis of divorce. Offense theory को या guilt theory को most appropriate basis of divorce माना गया। इस थ्योरी को most appropriate basis of divorce माना गया all over the world। इंग्लैंड में देख लो, कॉमनवेल्थ नेशंस में देख लें, यूएसए के स्टेट्स में देख लें, या वेस्ट में और भी कंट्रीज थी, वो भी इसे ही कंसिडर करती थी। इंडिया में भी इसको कंसिडर किया गया है। According to this theory, a marriage can be dissolved only if one of the parties to marriage has, after the solemnization of the marriage, committed some matrimonial offenses. यानी इस थ्योरी के अनुसार मैरिज तभी डिसॉल्व होगी जब एक पार्टी, इफ वन ऑफ द पार्टी, दोनों में से एक पार्टी शादी के बाद में, विवाह के बाद में, आफ्टर द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज, कमिटेड सम मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस, जिसने कुछ मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस किए हैं। मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस क्रूअल्टी हो गई, क्रूरता दूसरी पार्टी पे, एडल्ट्री हो गई, डेजर्शन हो गया, बीच रास्ते में आप छोड़ के चले गए किसी महिला को, या महिला पुरुष को छोड़ के अपने पियर चली गई या अपने घर चली गई, या एडल्ट्री में इंडल्ज हो गई एक पार्टी। दोनों में से एक पार्टी का इंटेलिजेंस आवश्यक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि आफ्टर सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज के बाद में आपने ये मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस किए हैं, तो ये डाइवोर्स थ्योरी रिकॉग्नाइज हो सकती है, या डाइवोर्स हो सकता है इस थ्योरी की बेसिस पे। द ऑफेंस मस्ट बी वन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। यदि किसी ने ये ऑफेंस किया है तो ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स मिल सकता है अदर ऑफ पार्टी को।
This implies that the parties, though free to enter into a wedlock, are not equally free to get out of it. हर किसी का ये समान अधिकार है कि वो किसी से भी विवाह कर सकते हैं यदि वह हिंदू मैरिज एक्ट की या स्पेशल मैरिज एक्ट की शर्तें पूरी करते हैं तो, और यदि यदि वह विवाह कर लेते हैं दोनों की मर्जी से, फ्रीली माइंड से विवाह कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक पार्टी अन्य पार्टी को छोड़ दे कि आई वॉन्ट टू गिव यू डाइवोर्स, मैं आपको डाइवोर्स देना चाहता हूँ। जब तक स्पेसिफाइड रीजन नहीं है तो आप डाइवोर्स नहीं दे सकते। इट इज ऑल्सो नोन एज फॉल्ट थ्योरी और ऑफेंस थ्योरी ऑफ डाइवोर्स। इसे फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स भी कहा जाता है या ऑफेंस थ्योरी ऑफ डाइवोर्स के नाम से भी जाना जाता है। The guilt theory, on the one hand, implies a guilty party commission of matrimonial offense on the part of one of the parties of the marriage, and on the other hand, it implies that other party is innocent. In no way a party ought to responsible for the offense of the guilty party. यानी कि गिल्ट थ्योरी ये कहती है कि एक पार्टी ही गिल्टी होनी चाहिए। यदि हस्बैंड एडल्ट्री में इंडल्ज है और वाइफ इनोसेंट है, तभी वाइफ एज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स मान के उसे डाइवोर्स दे सकती है या उसे डाइवोर्स ले सकती है, या इन दोनों का विवाह विच्छेद हो सकता है, इनकी यूनियन डिसॉल्व हो सकती है। लेकिन हस्बैंड और वाइफ दोनों ही यदि ऑफेंस में इंडल्ज है, दोनों एडल्ट्री में इंडल्ज है, या हस्बैंड वाइफ को मारता है तो वाइफ डाइवोर्स ले सकती है, लेकिन वाइफ भी यदि हस्बैंड को मारती है, दोनों क्रुअल्टी करते हैं, तो डाइवोर्स नहीं हो सकता। इसका एक ही है कि एक पार्टी इनोसेंट होनी चाहिए और अदर पार्टी वो गिल्टी होनी चाहिए। बेसिक है जो गिल्ट थ्योरी का वो है कि एक ही पार्टी गिल्टी होनी चाहिए और जो अदर पार्टी है जो उस पर इल्जाम लगा रही है वो इनोसेंट होनी चाहिए। This principle was taken far in English law, so much so that if both the parties independently of each other committed matrimonial offences, the marriage could not be dissolved. For instance, if a petition presented on the ground of respondent's adultery, it is established that the petitioner is also guilty of adultery, then the petitioner cannot allow divorce. This is known as the doctrine of recrimination. इसे डॉक्ट्रिन ऑफ रिक्रिमिनेशन कहते हैं कि यदि दोनों पार्टी सेम मैट्रिमोनियल ऑफेंस में इंडल्ज हैं या दोनों ने ऑफेंस किया है और दोनों पार्टी गिल्टी है, तो पिटिशन पेश नहीं की जा सकती। यानी जो पार्टी पिटिशन पेश करेगी कोर्ट के अंदर डाइवोर्स के लिए वो इनोसेंट होनी चाहिए और अदर पार्टी गिल्टी होनी चाहिए। दोनों पार्टी गिल्टी है तो डाइवोर्स नहीं हो सकता, मैरिज डिसॉल्व नहीं हो सकती। इसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ रिक्रिमिनेशन भी कहा गया है। Originally, the Hindu Marriage Act incorporated the guilt or fault theory and laid down there must be a guilty party and an innocent party. हिंदू लॉ के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी गिल्ट थ्योरी और फॉल्ट थ्योरी को रिकॉग्नाइज किया गया है, इसे मान्यता दी गई है और सेम रूल्स इस पे एप्लीकेबल है कि एक पार्टी जो पिटिशन पेश करेगी वो इनोसेंट होनी चाहिए और जिसके खिलाफ वो पेश कर रही है वो गिल्टी होनी चाहिए। यानी एक पार्टी गिल्टी होनी चाहिए, एक पार्टी इनोसेंट होनी चाहिए। सेकंड थ्योरी हम डिस्कस करेंगे वो होगी कंसेंट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स। As against the guilt theory has been advocated the theories of free divorce और the consent of divorce. गिल्ट थ्योरी के जो बाद में एक थ्योरी आई उसे कंसेंट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स या फ्री डाइवोर्स की थ्योरी कहा जाता है कि आप फ्रीली वेडलॉक में एंटर हो सकते हैं, फ्रीली आप विवाह कर सकते हैं और दोनों की सहमति से आपने विवाह किया और दोनों की सहमति से आपने डाइवोर्स कर लिया। इसे कंसेंट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स कहा गया है। The protagonists of this theory hold the view that parties to marriage are as free to dissolve a marriage as they are to enter it. If marriage is a contract based on the free volition of party, the party should have equal freedom to dissolve it. इस थ्योरी के जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने ये चीज़ कही है कि यदि दो पार्टीज इंडिपेंडेंट हैं कि वह एक दूसरे से विवाह करें, फ्रीली विवाह करें, तो उन दोनों को ये भी अधिकार है कि वो मैरिज जिस दिन डिसॉल्व करना चाहें तो वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं। The argument may be summed up thus: it may happen that two parties who have entered into a marriage with free consent may later on realize that they made a mistake and for one reason or another are finding it difficult to pull on together smoothly and to live together harmlessly. यानी इस आर्ग्यूमेंट में जो एडवोकेट्स थे उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दी है कि यदि दो पार्टीज हैं और दोनों ने फ्री कंसेंट से मैरिज किया है, विवाह किया है, और वो बाद में लेटर ऑन रियलाइज करते हैं कि इन दोनों का जो यूनियन है वो सेट नहीं बैठ रहा है, किसी एक की गलती से या किसी और अन्य कारण से, या दोनों कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो वह अपना जो रिश्ता है वो खत्म कर सकते हैं दोनों की सहमति से और खुशी खुशी ये रिश्ता खत्म हो सकता है। द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ द कंसेंट थ्योरी इज टू फोल्ड। यानी जो आलोचना की है कई एडवोकेट्स ने वो दो प्रकार में की है। एक तो कहा है कि डाइवोर्स इज वेरी इजी। कंसेंट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स के अंदर डाइवोर्स बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है। दो पार्टीज है, दोनों ने अपनी विल से, फ्रीडम से या अपनी एज एन राइट दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट से विवाह किया और 2 साल बाद में कोई छोटी मोटी अनबन हो गई,
छोटी मोटी अनबन हो गई या दोनों को लग रहा है कि अब वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो ये बहुत ईजी टू डिजॉल्व हो गया, यानी बहुत जल्दी इनको डाइवोर्स मिल गया। तो इससे क्या होगा, डाइवोर्स बहुत ईजी हो गया। अब इसमें यह है कि यदि कोई इशू ऐसा था जो कि रिजॉल्व हो सकता था, काउंसलिंग से हो सकता था, बातचीत से हो सकता था, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो क्लियर हो सकती थी। लेकिन ये कंसेंट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स इतना ईजी है कि दोनों ने डाइवोर्स कर लिया। तो एक तो क्रिटिसिज्म ये आलोचना की जाती है। सेकंड है, इट मेक्स डाइवोर्स वेरी डिफिकल्ट, यानी डाइवोर्स इसमें लेना बहुत डिफिकल्ट भी है। कैसे डिफिकल्ट, यानी कंसेंट थ्योरी यानी म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, दोनों पार्टीज का कंसेंट इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यदि दो पार्टीज हैं, एक पार्टी हस्बैंड, एक पार्टी वाइफ, हस्बैंड वाइफ से डाइवोर्स लेना चाह रहा है। अब वाइफ ने कोई गिल्ट काम भी नहीं किया, मैट्रिमोनियल ऑफेंस भी नहीं किया, वो कोई एडल्ट्री में भी इंडल्ज नहीं है, उसने कोई डिजर्शन भी नहीं किया है, उसने क्रुअल्टी भी नहीं की है, तो हस्बैंड कैसे लेगा? म्यूचुअल कंसेंट से हस्बैंड लेना चाह रहा है लेकिन वाइफ रेडी नहीं है। तो इस केस में डाइवोर्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यदि अदर पार्टी ने कोई ऑफेंस नहीं किया है तो फिर, और अदर पार्टी अपना कंसेंट देने के लिए रेडी नहीं है, म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स के लिए रेडी नहीं है, तो इसमें डाइवोर्स नामुमकिन हो जाता है। तो इसके दो आलोचना की गई है एडवोकेट्स द्वारा। एक तो है कि डाइवोर्स वेरी इजी, डाइवोर्स बहुत आसान है लेना। दूसरा है कि डाइवोर्स इज वेरी डिफिकल्ट, यानी जो अदर पार्टी समर्थकों ने तो कहा कि ये डाइवोर्स, म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स बहुत अच्छी है, यानी दो पार्टीज को यदि अधिकार है विवाह करने का तो दोनों पार्टियों को अधिकार है डाइवोर्स करने का भी। लेकिन जो इनके आलोचक थे उन्होंने ये कहा है कि एक तो बहुत आसान है, छोटे मोटे इशू पर डाइवोर्स हो सकता है, दूसरा ये कि बहुत डिफिकल्ट है। तो ये दो क्रिटिसिज्म या दो आलोचना है। थर्ड थ्योरी इज इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स। थर्ड थ्योरी का निजात या जन्म या राइज इसलिए हुआ कि दोनों थ्योरीज का जो सॉल्यूशन है वो थर्ड थ्योरी के अंदर है, वो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। The guilt theory of divorce has been found deficient is at recognize divorce only on certain specific grounds. The consent theory has been found wanting as it either make divorce too easy or too difficult. गिल्ट थ्योरी के अंदर डाइवोर्स जो था वो तभी अलाउड है तब जब कि एक पार्टी गिल्टी हो और एक पार्टी ने कुछ ऑफेंसेस किए हैं, यानी स्पेसिफाइड ग्राउंड्स है, उसी बेसिस पे गिल्ट थ्योरी में डाइवोर्स दिया जा सकता है। कंसेंट थ्योरी के अंदर डाइवोर्स है या तो वो बहुत ईजी है या बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट के केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है यदि दोनों पार्टीज हैं। यदि गिल्ट थ्योरी के अंदर एक पार्टी गिल्टी है तो अदर पार्टी डाइवोर्स ले सकती है। कंसेंट थ्योरी के अंदर पार्टी गिल्टी भी नहीं है और दोनों पार्टी का कंसेंट भी नहीं है, दोनों पार्टी डाइवोर्स भी नहीं लेना चाहती। लेकिन अब हस्बैंड इस केस के अंदर है, वह कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वह ना तो वाइफ के साथ रह रहा है, ना कोहेबिट कर रहा है, ना कुछ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है। तो उस केस के अंदर हस्बैंड डाइवोर्स लेना चाहता है लेकिन वो डाइवोर्स नहीं ले सकता क्योंकि वाइफ गिल्टी भी नहीं है, वाइफ ने कोई ऑफेंस भी नहीं किया, फॉल्ट भी नहीं किया है, और ना वाइफ अपना म्यूचुअल कंसेंट देने के लिए रेडी है डाइवोर्स के लिए। तो इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स का जन्म हुआ या राइज हुआ। The problem that the modern law faces is that if a marriage has in fact broken down irretrievable, may be on account of fault of either party or both parties, or on account of fault of neither, then is there any sense in continuing such a union? Would it not be in the interest of both the individual and the society in such a marriage? Substance has disappeared, only form has remained, there is a no use in retaining the empty shell. इशू ये है, दो पार्टीज का विवाह हुआ, एक पार्टी शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, आफ्टर मैरिज वो इंटरेस्टेड नहीं है, अदर पार्टीज इंटरेस्टेड, लेकिन एक पार्टी है वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो किस रीजन से है वो स्पेसिफाइड नहीं है, और वो ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा है, वो उस वाइफ के साथ रह नहीं रहा है, टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, कोहिबिट नहीं कर रहा है, या वो डेजर्ट कर रहा है, बीच बीच में कहीं और जा रहा है, उससे बात नहीं कर रहा है, और उसका कोई ऑफेंस भी नहीं है, गिल्ट थ्योरी में ये ऑफेंस भी नहीं है। लेकिन ऐसे जो मैरिजेस हैं, ऐसे मैरिज यूनियंस हैं, उनको कंटिन्यू करने से कोई मतलब नहीं। इसके अंदर जो मेन बेसिक या मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज है वही डिसअपियर हो चुका है, जो द वेरी पर्पस ऑफ द मैरिज हैज बीन डिफिटेड। तो इस केस के अंदर ओनली एक नाम रह जाता है, एक फॉर्म रह जाता है कि इन दोनों का विवाह हुआ, ये पति पत्नी है, ये नाम के पति पत्नी है, नाम के हस्बैंड वाइफ है, नाम की पार्टीज हैं, लेकिन जो सब्सटेंस है मैरिज का, विवाह का जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें डिसअपियर्ड है या डिफिटेड है। In other words, the law recognizes a situation and in effect says to the unhappy couple, if you can satisfy the court that your marriage has broken down and that you desire to terminate a situation that has become intolerable, then your marriage shall be dissolved, whatever may be the cause. कोर्ट ने कहा है कि यदि आप कोर्ट को सेटिस्फाई करते हैं
कोर्ट को यदि आप सेटिस्फाई कर देते हैं कि आपका मैरिज का जो बेसिक सब्सटेंस है वो ब्रोकन डाउन है या खत्म हो चुका है, या एक विवाह कंटिन्यू क्यों करे, ये यदि खत्म हो चुका है और वापस आपका रीयूनियन नहीं हो सकता, वापस आप उस पोजीशन में नहीं आ सकते, और अब ये रिश्ता कंटिन्यू करना इनटॉलरेबल हो चुका है, असहनीय हो चुका है, या इसमें मैरिज के सब्सटेंस नहीं है, तो आप हमें बता दें, हम मैरिज को हाथों हाथ डिसॉल्व की डिक्री जो है वो जारी कर देंगे। द ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स रिप्रेजेंट द मॉडर्न व्यू ऑफ डाइवोर्स। ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स है वो मॉडर्न व्यू ऑफ डाइवोर्स को बताती है कि यदि बेसिक सब्सटेंस ही गायब हो जाए किसी विवाह के अंदर, जो मेन ऑब्जेक्ट है मैरिज का यदि वही गायब हो जाए, तो ऐसी जो मैरिज है उसको कंटिन्यू करने का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बचता है। तो इस केस के अंदर ये मॉडर्न व्यूज है, इसलिए इरेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ थ्योरी ऑफ डाइवोर्स का जन्म हुआ, और कंसेंट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स में जो कमियां थी वो इरेट्रेबल ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स में कंप्लीट कर दी गई। If marriage has taken down beyond all possibilities of repair, then it should be brought to an end without looking into the causes of breakdown and without facing any responsibility on either party. यदि मैरिज टोटली ब्रेकडाउन हो चुकी है और उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रिपेयर्स की, यानी सुधार की, या वापस दोनों का जो बॉन्ड है वापस बढ़िया हो जाए, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती है, तो ऐसे विवाह को हाथों हाथ खत्म कर देना चाहिए, बिना उनके कारण जाने और बिना किसी पार्टी को गिल्टी ठहराए। तो ये इररेट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स है, और कंसेंट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स का जो इश्यूज थे या उसमें जो लैग्स थे या उसकी जो कमियां थी वो इस थ्योरी ऑफ डाइवोर्स ने कंप्लीट की है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे रखा है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।